स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाई, जैसा कि हम सभी को पता ही है, हम हमेशा से आपको बताते ही आए हैं कि लगातार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण खेती किसानी के लिए किसान भाइयों के लिए रकबा बड़ा कम होता जा रहा है। भाई, इस छोटे से रकबे से अधिक पैदावार किसान भाई किस प्रकार से प्राप्त करें, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बनती ही है। लेकिन साथ ही साथ हमारे देश का जो वन क्षेत्र है वो भी कम हो रहा है। तो क्यों ना हमारे किसान भाई कुछ ऐसी उपयोगी जानकारी हासिल करें जिससे कि वन क्षेत्र में वो कुछ औषधीय फलों का उपज प्राप्त करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो, हमारी जनसंख्या के लिए फलों का उत्पादन बढ़े और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो। तो किस प्रकार से वानिकी सह उद्यानिकी आज के मौसम की, आज के समय की जरूरत बनती जा रही है, इसी विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि जो कि डॉक्टर LM यादव। ये भूतपूर्व अधिष्ठाता है दीनदयाल कॉलेज बिहार से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि किस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या आज की तारीख में कितनी है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में हमारे देश की जो जनसंख्या है 138 करोड़ के आसपास है और हमारे मध्य प्रदेश की करीब 7.25 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें किसान भाई और आसानी समझ सकते हैं कि एक देश के स्तर पर एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 400 से थोड़ा ज़्यादा ही लोग हैं और हमारे प्रदेश में जो है वो 200 प्लस हैं। तो देश की अपेक्षा हमारे प्रदेश में अभी उतनी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी, जो सघनता है वो कम है। तो हमें आगे विकास करने के रास्ते बहुत आसान है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि बहुत अधिक है, तो प्रति व्यक्ति की जो फल है और सब्जियां हैं इनकी उपलब्धता कितनी है? देखिए, फल और सब्जी हमारे भोजन का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता देता है। अमूमन एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 400 ग्राम सब्जी खाना चाहिए, लगभग 125 ग्राम को फल भी लेना चाहिए और उस 400 ग्राम में 100 ग्राम अगर वो हरी सब्जी लेते हैं और 200 ग्राम जो सीजन वाली सब्जियां होती हैं वो, और फिर 100 ग्राम उनको जड़ वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जिससे फायदा होता है कि जो हरी सब्जियां हैं वो आपके पेट को साफ रखती हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान वैसे ही हो जाता है। और सभी फल सब्जियां विटामिन और मिनरल्स देते हैं जो हमारे शरीर को एक ढंग से कहा जाए बहुत ही इम्यूनिटी देता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि लोग जो है उद्यानिकी फसलों का ही वो सूप बना करके पीते, जिसमें अदरक है, हल्दी है या तेज पत्ता है या लौंग इलायची वगैरह डाल करके बनता है। सभी उद्यानिकी फसलें हैं जिनका सेवन अगर हम भोजन में एक नियम के हिसाब से करने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हम सभी को, क्योंकि आजकल जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, तो उन्हें पता है कि हरी फल सब्जियां खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, लेकिन हमारी जो थाली है उसमें महत्व कितना होता है इन सब? वो मैंने आपको बताया ना कि अगर एक प्रौढ़ व्यक्ति है, 17-18 साल का बच्चा है, तो उसके शरीर की जो हाइट है और वजन है उस हिसाब से 400 ग्राम सब्जी उनको होना चाहिए। और हम लोग सुझाव भी देते हैं किसान भाइयों को, अगर आप पूर्णतया सब्जी की खेती नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने परिवार के लिए जो है वो 200 स्क्वायर मीटर में सब्जी, किचन गार्डन जिसको हम न्यूट्रिशन गार्डन नाम देते हैं, उसको अगर बनाएं तो हम अपने परिवार को फल और सब्जी की आपूर्ति पूरा कर सकते हैं। अगर आदर्श परिवार है, उसमें सदस्यों की संख्या 5 है, तो इस प्रकार से हमें हेल्थ पर अगर वो ध्यान देंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा तो बहुत संपन्नता के रास्ते होगा। फल सब्जी उत्पादन में किसान भाइयों को किस प्रकार से आप समझाना चाहेंगे कि जो उर्वरक तत्व है, जो पोषक तत्व है, उनका क्या महत्व होता है? देखिए, पोषक तत्वों के नेचर में जो प्रकृति ने हम ईश्वर के हैं ऐसा बनाया है, उसने 2 ही चीजों को सृष्टि में ले आया। एक जो प्लांट्स किंगडम है जिसमें सारी वनस्पतियां आती हैं, और दूसरा एनिमल किंगडम है जिसमें हम मच्छर से लेकर के हाथी तक होता है। और इन दोनों का सर्वाइवल के लिए ईश्वर ने एक ही चीज दे रखा, वो जो पोषक तत्व हैं 17 हैं, जिनमें आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है। ये सारे पोषक तत्वों के हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ऐसा बैलेंस करें जो हमारे जैसे अपने आहार में हम जो जोड़ेंगे इनका संतुलन इस प्रकार से बनाएं कि आपका एक बैलेंस डाइट हो, जो न्यूट्रिशियस हमारे आज के डॉक्टर बताते हैं
तो वो 400 ग्राम मैंने भी एक रखा और फलों की आपूर्ति करीब 125 ग्राम, तो ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाएगी। जी। अब सर, जो हमारे देश में फल सब्जी उत्पादन हो रहा है और साथ ही साथ में उनके जो सड़ते हैं, गलते हैं, खराब होते हैं, तो उसका अनुपात कितना है? आप समझ लें कि अगर हम 100 किलो सब्जी का उत्पादन होता है, जी। अमूमन इसका, क्योंकि फल और सब्जियां सभी ये पेरिसेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली ये चीजें हैं, जी। तो हम जैसे खेत से निकालते हैं उनका खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 100 केजी में लगभग 40 केजी तक खराब हो जाता है। जैसे आप देखें पालक है, पालक बहुत जल्द खराब होने वाला है। हाँ जी। इसी प्रकार से आपका पत्ता गोभी है, ये थोड़ा देर से होगा। आपका अदरक है, हल्दी है या कुमड़ा है, इनको हम काफी दिनों तक 1 हफ्ते 10 दिन तक आराम से ट्रांजेक्शन में रख सकते हैं। और इसी प्रकार जो मसाला वाली सब फसलें हैं, उनको सब्जी इसलिए मानते हैं कि जब हम उसको सब्जी को आप डिफाइन कर दें कि पौधे का वो भाग जिसको हम पका करके खाते हैं वो सभी सब्जी ही कहलाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारा वो, चाहे वो मसाला है, धनिया, मेथी, मंगरेला, अजवाइन या फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, मिर्च, ये सारा सब्जी के तहत ही आता है। तो हमें, आप घरों में देखते होंगे बिना मसाला की सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो मसाले जैसे हल्दी है, वो मसालों को भी हम सब्जी में ही, हाँ, वो हॉर्टिकल्चर का मसाले हैं। जैसे अब हल्दी है, आप बढ़िया सब्जी बनाइए, सिर्फ हल्दी अगर आपने सब्जी में नहीं डाला है तो देख कर आपका मन आकर्षित नहीं होता खाने में। तो हल्दी पड़ने से आकर्षण पैदा कर देता है और उसका जो स्मेल आता है वो आपके मन को प्रेरित करता है कि हमको भोजन करना चाहिए, मुंह में पानी आने लगता है। तो वो, और लास्टली जब आप खाते हैं तो स्वाद अच्छा होता है, तो आपके शरीर को वो बेहतर लगता है। तो हमारा जो खाने वाला व्यक्ति है वो अगर वो बैलेंस फॉर्म में रहता है तो एक स्वस्थ नागरिक होगा। जी। हम किस प्रकार से किसान भाइयों को ये समझाना चाहेंगे कि जो भी फल सब्जियां हैं उनके किन फल सब्जियों का संरक्षण होगा सर? देखिए, हम सब्जियों को या फलों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक जो जल्द खराब होने वाली है, तो जितनी साग वाली फसलें हैं ये जल्द खराब होती हैं, इसको हाईली हम पेरिसेबल कह सकते हैं। दूसरा हमारा वो होता है जो सेमी पेरिसेबल ग्रुप कहते हैं, इसमें भी 2 है, ए और बी। तो जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बैंगन है या टमाटर है, इस ग्रुप में आप आ सकते हैं। और जो लेट से खराब होता है, जैसे आप कुमड़ा देखते होंगे, कुमड़ा तो अभी गर्मियों में खेतों में हो रहा है, तोड़ के हम रख देते हैं, बरसात तक चलता रहता है, तो इसको लेट से खराब होने वाली है। तो उसी तरह जो हमारा ओल जो ट्यूबर क्रॉप्स है, जिसमें हम सूरन कहते हैं या आपके यहाँ अरवी होती है, इस टाइप का ये समूह जो है बहुत लेट से खराब। आलू उसमें है, आपका प्याज भी सब्जी की तरह है। मसाले में हम जाते हैं लहसुन, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती सब्जी का ही पार्ट। अच्छा। तो हम इस प्रकार से पूरी सब्जियों को 3 श्रेणी में कर दिए, जल्दी खराब होने वाली, फिर मध्यम समय में खराब होने वाली और लेट से। तो प्लानिंग जो करते हैं उत्पादन के किसानों को सुझाव देते हैं कि शहर के आसपास अगर हैं तो आप हरी सब्जी की खेती ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर दूर दराज आप हैं, 50-100 किलोमीटर दूर आपका खेत है, मेन शहर से भोपाल है, आप यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हैं, तो हरी सब्जी उतनी जल्दी आपको बाजार में नहीं पहुँच पाएगी, तो जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये सब हमारा सुझाव होता है कि हम उसी हिसाब से प्लानिंग करें। पहले सर्किल में हमें लेटेस्ट जो है वो हरी सब्जियां लगाएं, तो दूसरा में हमारा जो मध्यम स्तर से खराब होती हैं उनको रखें, और दूर दराज का जो हमारा इलाका है जो बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से, वहाँ हम जो लेट से खराब होने वाली सब्जियाँ, जिसमें आलू है, प्याज है, आपका ओल है जिसको हम लोग सूरन अपने इलाके में कहते हैं, बंडा भी है, तो अरवी है, ये उस समूह में आप ले सकते हैं कि आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, कुछ दिन तो घरों में रख सकते हैं और सुविधा अनुसार आप वहाँ रखिएगा। जी किसान भाई, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द ही लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जो बता रहे थे किसान भाई अपने खेतों से जो फसल लेते हैं उनके साथ में भी अगर इन फसलों का इंटरक्रॉपिंग करके करेंगे तो मुझे लगता है अतिरिक्त आय का भी साधन जुड़ सकता है। हाँ, क्षेत्रफल को बढ़ाने के ख्याल से हम लोगों ने काफी जो अनुसंधान हुआ है हमारा, पहले चलता था, हम लोग कहते थे कि मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप देखते हो गेहूं में लोग सरसों छीट देते थे, इस प्रकार से होता था। लेकिन अभी जो हमारा युग आया, अभी हम देख रहे हैं कि किसान काफी, जैसे उन्होंने अदरक लगाया, तो अदरक को जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो जल्दी वो सड़न की बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए हम करते क्या है कि उसके दोनों तरफ जो है मक्का लगा देते हैं,
तो मक्का की ऊंचाई काफी 6-7 फीट तक होती है, तो पूरा वो छाया देता है जिससे हमारे वो फसल खराब नहीं हो और वो भी बेहतर हो जाए। और वो शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसको शॉर्ट हम लोग कहते हैं ना कि कम समय में जो सूर्य का प्रकाश जो सब्जियां चाहती हैं, तो छाया में होने वाली जैसे आपका सूरन है, हल्दी है, अदरक है, इनको हम एज इंटर क्रॉप जो आप कह रही हैं, इनको हम लगाएंगे, अरहर के बीच में लगा सकते हैं, मक्का के बीच में लगा सकते हैं, तो आपका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और साथ साथ हम जो धान फसलें करते हैं उनके साथ ये कैश क्रॉप, सभी हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं इनको हम नकदी फसलें कहते हैं। किसान हार्वेस्ट करके फिर उनको बाजार में बेचेगा और आमदनी होगी। और हमारे सरकार की योजना रही कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे, तो उनको जब ये फसलों को समायोजित करेंगे तो उनको बहुत बड़ा एक उछाल उनके आमदनी में पड़ सकता है। हमारे सरकार की जो ये पॉलिसी है उसका वो सपना भी पूरा हो। जी, हमने जो हमारा जो सब्जेक्ट था उसमें जब हमने बोला कि वानिकी सह उद्यानिकी, तो किसान भाई किस प्रकार से वनों से कौन कौन से वो फल सब्जियां हैं या ऐसे फल हैं क्या कि जो वनों से लेकर वो बाजार तक ले जा सकते हैं और हमारी जो जनसंख्या उसको भी लाभ हो और किसान भाइयों को भी लाभ हो? देखिए, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के उन प्रदेशों में है जो बहुत भाग्यशाली इस मामले में है। हमारे प्रदेश में पूरा जो क्षेत्रफल खेती योग्य है उसमें लगभग 30% एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है। अब फॉरेस्ट को हम फिर पुनः अगर देखते हैं तो कुछ बहुत घना फॉरेस्ट है जहां हम कोई खेती भीतर में कर नहीं सकते हैं, लेकिन 40% के आसपास ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर वो झुरमुट टाइप के कुछ पौधे होते हैं और बहुत सारा एरिया खाली पड़ा रहता है। उन जगहों में आप ऐसे फल की फसल लगा सकते हैं जो जंगल के माहौल में आसानी से उग सकता है और फल दे सकता है। अब लिस्ट के तौर पर हम आपको बताएं, जैसे हमारे यहाँ अगर आप जामुन लगाते हैं, जामुन का गुण क्या है? हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी अभी जो है वो शुगर से परेशान होती है, उसकी बहुत बड़ी वो एक दवा है जामुन। बेल है जो अभी गर्मियों में देखेंगे कि किसी को दस्त लग जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उसका शरबत इस्तेमाल करते हैं, पेट के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। इसी प्रकार से आपका करौंदा है, करौंदा की चटनी भी बनाते हैं और उसको हम अचार बना के भी खा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहुत अंदर पड़े हुए हैं जंगलों में, उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल ये चीज़ें हैं जो उनके स्वास्थ्य को वर्धन में बहुत मदद करता है। तो और भी कैसे सपाटू चीकू जिसको कहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ, बहुत मीठा होता है, उसमें शुगर कंटेंट करीब 18-19% तक होता है। और खासियत होती है कि वो एक बार में ही पकता है, तो बीच में उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। इकट्ठे आपने तोड़ा, थोड़ा दिन रखा और पक गया तो बच्चे बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो इन फसलों को हम जहाँ पर हमारी काफ़ी थीम है फॉरेस्ट एरिया, वहाँ हम इनको लगा करके उस क्षेत्रफल को, फलों के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक मार्केट का नियम है कि जब बाजार में चीज़ें ज़्यादा आती हैं सस्ती हो जाती हैं, तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको आसानी से और एक सुलभ हो पाएगा फल और सब्जी, को अपने भोजन में अपने आमदनी के हिसाब से इनका एक्मोडेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से परिवार को जितनी विटामिन है, मिनरल्स है, जैसे एक एग्जाम्पल में बताऊँ, बहुत अच्छा आपका एक प्रश्न रहा है। हेल्थ से जब हम जोड़ते हैं तो मेडिकल की सुविधा हुई है, लेकिन जैसे एक विटामिन ए की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सारे बच्चों चाहे सयान हो, विटामिन ए का मुख्य भूमिका होती है हमारे आई साइट को, हमारा जो विजन होता है, देखने की जो शक्ति होती है आपकी, वो विटामिन ए से गवर्न होती है। तो अगर हम अपने भोजन में कलर्ड जो फल और सब्जियां हैं बच्चों को अगर हम खिलाते हैं तो उनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके देखिए हमारे आधी जनसंख्या महिलाओं की है और हमारे जो फीमेल चाइल्ड हैं उनमें आयरन की कमी होती है, एनीमिया की बीमारी भारत के बहुत महिलाओं में देखने को मिलता है। अब आयरन रिच क्या है? हमारा बथुआ जो है बहुत गाढ़े में आसानी से मिलता है। केला तो बहुत बढ़िया है, फलों में केला बहुत अच्छा है। वो अगर बच्चे दोपहर के पहले अगर खाते हैं, खास करके फीमेल चाइल्ड लड़कियां जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको एक प्रौढ़ावस्था प्राप्त करते उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे दर्शकों को। और ऐसे भी बहुत सारे हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो ये है आपके दांत की अच्छाई जो होती है कैल्शियम के लिए जरूरी होती है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटीन जो हमको दलहन से मिलता है, मसल जो हमारी होती है इसका पहलवान टाइप लग रहा है, आपकी हड्डियाँ नहीं, पूरा बॉडी का एक फीचर रक्षा सुंदरता आने में भी प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे प्रदेश जो है इसमें हम कह सकते हैं बहुत ही रिच है। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश जो है
फसलों में जो दलहनी फसलें हैं उनमें वो पूरे कंट्री में लीड करता है और सोयाबीन उसमें नंबर 1 फसल है। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे थे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसान भी अपने खेतों के मेढ़ों पर भी ये जो औषधीय फल है इनके पेड़ लगा लेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। जब आज का वक्त ऐसा आ गया, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, बल्कि हम आपको ये जो कह रहे हैं खेत मेढ़ों पर लगाने का, आज हमारे यहाँ हो गया मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे सबसे बड़ा जो फल होता है, जैसे आपने नारियल लगा दिया, हाँ जी। नारियल, फिर उसके बीच में आपने सुपारी लगा दिया, फिर उससे बीच में आपका केला मतलब एक ही जगह पर हाँ बिल्कुल बहुत सारे पेड़ लगा बिल्कुल। सूर्य का देखिए सूर्य का प्रकाश का जो अगर अभी सूर्य देवता अगर उदय होना बंद कर दे जी। तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर सृष्टि का विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी वनस्पति का विकास है बिना सूर्य के प्रकाश का नहीं हो सकता है। जीव तो चाहे सूर्य का प्रकाश न भी मिले, बहुत देर से वो बीमार पड़ेगा, लेकिन पौधों का जो भोजन बनता है वो सूर्य का प्रकाश एक उसका महत्वपूर्ण भाग है। जैसे आपके पास सारा राशन है, लेकिन अगर आपके पास ईंधन ही नहीं तो वो राशन रह के भी क्या होगा। तो सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है और हम उसमें इसी प्रकार से फसल की ऊंचाई के हिसाब से भी उनको हम कई लेयर में एक खेत में ही लगा सकते हैं। तो एक और उनका लगाने का समय भी थोड़ा डिफर कर सकता है। तो एक फसल कट रही है, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपने जाड़े में लगाया है आलू, तो आलू के मेड़ के दोनों किनारे पर अगर आप मक्का लगाते हैं तो मक्का उसमें जमा आएगा अक्टूबर में, फिर आप पानी जो दे रहे हैं आलू को, उसी से मक्का भी जीवित है और फरवरी का लास्ट आते आपकी आलू की खुदाई का वक्त हो जाता है। फिर आपने आलू निकाल दिया और फिर उसकी हल्की सिंचाई की, तब तक जो तापमान होता है वो मक्के के हिसाब से अच्छा हो जाता है, उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ होती है और 1 महीने के अंदर उसमें बालियां आना शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारा मुख्य मौसम है मक्का का, बरसात में हम लोग मक्का की खेती करते हैं, लेकिन जब जाड़े में लगाते हैं तो ये फसल की अवधि बढ़ जाती है। इस समय करीब 5 महीने प्लस लगता है, लेकिन किसान भाई ऐसा समझ लें, मोटे तौर पर समझ लें, जो फसल सूर्य के रोशनी के सामने ज्यादा दिनों तक रहती है फल लगने के तक, वो उसकी उत्पादन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो जो जाड़े का मक्का हमारा 5 महीने प्लस लगता है तो 60 से 70 कुंटल एक हेक्टेयर में उपज देता है। और जो खरीद में आप लगाते हैं, बहुत मेहनत किसान भाई हमारे करेंगे तो 40 से 50 कुंटल होगा, या कह सकते 30 से 40 हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इंटरक्रॉपिंग होना एक समय की जरूरत है और उसका कौन सी फसल कितने साल से हो सकती है इसका स्टैंडर्डाइजेशन करके रिजल्ट भी है। तो वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि आप कौन सी खेत मुख्य फसल ले रहे हैं, तो हम उसमें सलाह दे सकते हैं कि इसमें इंटरक्रॉप कोर्स आपको लेना चाहिए। अमूमन एक सलाह है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जैसे हम कह सकते हैं माँ अगर हमारी स्वस्थ है तो अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, उसी प्रकार से अगर हमारी पृथ्वी माता स्वस्थ रहेगी तो आज का हमारी जो जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करेगी और आगे हमारी जो जनरेशन आएगी, बच्चे जो होंगे भविष्य में 50-60 साल के बाद, तो वो कह सकेंगे हमारे जो पूर्वज थे बहुत समझदार थे और वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाते थे, जिससे जमीन उस समय भी स्वस्थ रहेगी तो हमारे देश की जनसंख्या जो है अच्छा सा वो खाना उस समय भी उनको अनाज पानी सब्जी सब मिलता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष को 2023 को हमने श्री अन्न के रूप में मनाने को घोषित किया हुआ है कि हम मिलेट्स के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो कोदो, कुटकी, सामा, किसान भाई इन जो अनाज हैं इनको, इन फसलों को भी क्या अपने फसलों को अपने खेतों से ले सकते हैं और इनसे कैसे लाभ कमा सकते हैं? देखिए हमारे जो प्रदेश की जमीनी स्थिति है, ज्यादातर हमारा पठार क्षेत्र है और रेनफेड कंडीशंस भी काफी एरिया में होता है। लगभग जो क्षेत्र हमारा सिंचाई में आत्मनिर्भर है वो तो ठीक है, लेकिन आपको ख्याल होगा कैसे वक्त याद दिला देता है हमको किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने एक ही रूप में सबको यहाँ भेजा है, दो हाथ पैर के साथ, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, तो आप उनको छोटा तो बड़ा देखती हैं, लेकिन भूमिका के हिसाब से बड़ी उंगली छोटे का काम नहीं कर सकती। तो समाज का जो व्यक्ति है उसको हमको बराबर इज्जत देनी चाहिए और जितने मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए ईश्वर ने अन्न दिया है, अभी जो आप जिसकी बात कर रही, हमारा देश इस बार जो है जो मिलेट्स ईयर भी मनाया है और सरकार की ये कोशिश है
कि सारे हमारे जो सरकारी तंत्र हैं वहाँ पर हम इनके कोई न कोई प्रोडक्ट खाने में सर्व करें, चाहे ट्रेन में हो चाहे एरोप्लेन में हो, ये चीज़ें हों। मैं आपको बताऊं कि जो ये कदम फसलें हैं ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। आदमी को जो जॉइंट पेन होता है, अगर फिंगर मिलेट है जिसको मड़ुआ हम लोग बोलते हैं, उसकी रोटी अगर वो खाता है तो आप समझ लीजिए कि किसी भी दवा से ज़्यादा कारगर है। हाँ, दूसरा सभी फाइबरस है तो आपको ये कंस्टिपेशन नहीं होने देता, इसकी ये खासियत है। तीसरी बात है इसमें लागत बहुत कम है खेती में। हाँ, बहुत कम लागत लगती है और सभी छोटे अनाज, इसका जो दाना होता छोटा होता है, तो 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा भी बहुत कम लगती है और ड्यूरेशन भी कम है। तो इनको आप कह सकते हैं कि अभी कहीं कहीं यहाँ सिंचाई की सुविधा है, हमारे किसान भाई जो बहुत होशियार हैं और विज्ञान को समझ रहे हैं, तो 3 फसलें एक खेत पर एक साल में लेते हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 300% है। लेकिन इन जो कदम फसलों को अगर हम उसमें जोड़ लें तो हो सकता है 350 से 400% तक हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो सकती है। तो हर नागरिक को एक स्वस्थ अनाज मिलेगा खाने को, साथ साथ पर यूनिट जो प्रोडक्शन होगा अनाज का वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा देश तो अनाज में आत्मनिर्भर है ही। तो जो मेडिसिनल ये हमारा अनाज खास करके आप हम कह सकते हैं कि गेहूं और चावल से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही न्यूट्रिशनली रिच कदम फसलें। किसान को मुझे लगता है कि इसके लिए किसी विशेष भूमि की जरूरत नहीं, कहीं पर भी लगा बिल्कुल जी। उत्पादन बढ़ाने के किसान भाइयों को अगर आप कुछ विशेष मूल मंत्र देना चाहें। उत्पादन बढ़ाने के लिए देखिए होता है कि जो फसलें हम नर्सरी उगा करके लगाते हैं और एक होता है जिनका हम सीधा बीज खेत में बो देते हैं, 2 प्रकार की हो गई। तो हमारी कहावत है कि होनहार वीरवान के होत सीखने पास, जैसे पूछ का पाव पालने में, हेल्दी चाइल्ड अगर है पता चलता है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से जैसे धान की फसल हम ट्रांसप्लांट करते हैं, या हमारा बैगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है या गोभी है, या आपका कह सकते हैं ये प्याज है, इनकी हम नर्सरी बनाते हैं फिर खेत में लगाते हैं। तो स्वस्थ नर्सरी बने, इसके लिए किसान भाइयों को जो नर्सरी का जो खेत होता है उसमें लगभग हम अगर मोटा एक बता दें 1 स्क्वायर मीटर में उनको 5 से 6 kg सड़ी गोबर की खाद डालना चाहिए। दूसरा, जमीन के अंदर जो नुकसान पर फंगस बैक्टीरिया होते हैं उससे उपचार के लिए हम उसको जो जीरम है, थीरम है, कैप्टाफ है, वेलिस्टीन, बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं, इनको हम 8 से 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से फैला दें और 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन देता है और इतना ही सिंगल सुपर फास्फेट दे करके उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें और 48 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। फिर जो आपका उपचारित किया हुआ बीज है, बीज को उपचारित करके किसान को तब नर्सरी में बोना चाहिए। और बीज को उपचारित करने के लिए जो फंगिसाइड मैंने बताया, जीरम, थीरम, कैप्टाफ, वेलिस्टीन, वो 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होती है। एक किसान भाई को उसका अंदाज नहीं है तो वो इसको करते नहीं, ये जरूर करना चाहिए। जैसे बच्चों को टीकाकरण करते हैं तो बच्चे को पोलियो होने से बच जाता है, पूरा जीवन अच्छा रहता है। वैसे फसल के बीज को उपचारित करके नर्सरी में डालिए और सुबह के वक्त ही उसमें नर्सरी में पानी दें। जरूरत पड़े तो एक आध बार वो 10 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में बहुत कुछ छिड़क देंगे तो आपका जो पौधा हो 1 महीने में पौधा वो खेत में लगाने लायक हो जाएगा। ये स्वस्थ पौधा लगाएंगे तो स्वस्थ फसल और अच्छी पैदावार देगी। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी। मुझे लगता है कि किसान भाई इन जानकारियों को प्राप्त करके निश्चित रूप से दुगनी आय का साधन प्राप्त करेंगे। आपका धन्यवाद।